लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी कॉरपोरेट के रथ पर सवार होकर आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर धम से बैठ गए। बड़े बड़े अखबारों में रिलायंस जियो के ऐड पर मोदी जी की फोटो चस्पा हो रही थी। मोदी जी बड़े बड़े कॉरपोरेट के सेल्समैन बने हुए थे। जब डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया तो जियो की तरफ से ऐलान हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी के इस सपने को साकार करेंगे। फ्री में इंटरनेट बांटा गया। अंबानी ने इसे डेटागिरी कहा। फिर एक दिन जियो ने सबसे पहले रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए। इससे पहले भारतीय लोकतंत्र में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला जब किसी प्रधानमंत्री ने किसी कॉरपोरेट को इतना खुलकर प्रमोट किया हो। नोटबंदी के दौरान भीम ऐप से ज्यादा पेटीएम को प्रमोट किया जा रहा था और आज हालात ऐसे हैं कि भीम ऐप का हाल भी बीएसएनएल की तरह कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस बार अमेरिका के चुनाव में, जब एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरे चुनाव प्रचार में दिखे। उनका जमकर प्रचार किया और पानी की तरह $270 मिलियन यानी 22,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बहा दिया। जैसे मोदी की फोटो जियो और पेटीएम के ऐड पर छप रही थी, वैसे ही ट्रंप एलोन मस्क की डूबती टेस्ला को बचाने के लिए उनकी गाड़ी का ऐड करते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट लगातार गिरता ही रहा। भारत में शेयर मार्केट गिरता है तो औरंगजेब कब्र से उठ खड़े होते हैं। अमेरिका में शेयर मार्केट गिर रहा है तो लोग सड़कों पर उतरकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो भारत में हो चुका है और इसका साफ साफ अर्थ है कि दोनों तरफ दक्षिणपंथी सरकार हैं। फिर चाहे वो बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर चुनाव लड़ना हो या सरकारी संपत्तियां उनको सौंप देना हो जो बड़े बड़े कारोबारी हैं। एक अंतर लेकिन स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि भारत में अभी विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं हुए हैं। जनता डरी हुई है और मीडिया बिक चुका है। सवाल है कि एलन मस्क के ठिकानों पर अमेरिका में तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? टेस्ला की गाड़ियों पर हमले क्यों हो रहे हैं? शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्या एलन मस्क का बिजनेस साम्राज्य हिलने लगा है? क्या वो वाकई दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों में गिने जाने लायक हैं या उनकी सफलता एक फाइनेंशियल कल्ट पर टिकी हुई है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने में टेस्ला के शेयरों में लगभग 40% की गिरावट दर्ज की गई है। एलन मस्क और ट्रंप का दोस्ताना देखने के बाद टेस्ला में निवेश करने वालों को उम्मीद थी कि 2024 चुनाव के बाद टेस्ला आसमान छू लेगा, लेकिन इसका एकदम उल्टा हो रहा है। हालांकि एलन मस्क कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है। वो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी धाक बराबर जमाए रखते हैं। कुछ मामलों में अमेरिका और भारत में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे हमारे देश में भक्तगण मौजूद हैं, वैसे ही वहाँ 7 समंदर पार भी हैं जो उनकी हर बात को सच मानकर अपने एजेंडा पर कायम ही रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मस्क की ये सफलता असली बिजनेस टाइटन्स स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और जेफ बेजोस के बराबर है? जहां एक तरफ इन बड़े बड़े कारोबारियों ने अपनी कंपनियों को असल प्रोडक्ट्स और इनोवेशन के जरिए आगे बढ़ाया, एलन मस्क की सफलता उनके समर्थकों की उम्मीदों पर टिकी रही। मस्क की सफलता का एक दिलचस्प पैटर्न है। पहले वो एक बड़ा सपना बेचते हैं, फिर इसे अपने करिश्मे से जोड़ते हैं और अंत में सोशल मीडिया के जरिए इसे इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई भी आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल नहीं उठा पाता। We will have for the first time something that is smarter than the smartest human. We are going to be able to take astronauts to Mars. In fact, we want to take anyone who goes to Mars. अब हालात बदल रहे हैं, लेकिन निवेशक समझ रहे हैं कि टेक कंपनियों में अंधाधुंध पैसा लगाना फायदेमंद नहीं रह गया है। ब्याज दरें बढ़ रही हैं, बाजार में मंदी का डर बढ़ रहा है और मस्क की राजनीति में बढ़ती दिलचस्पी उनके बिजनेस के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। हमें लगता है कि हम फाइनेंस को समझते हैं कि बाजार एक निष्पक्ष जगह है जहां मेहनत का फल मिलता है। पैसा लगाइए, पैसा बनाइए। लेकिन एलन मस्क की कहानी इस सोच से परे है। एक वक्त था जब मस्क सिर्फ एक इंजीनियर थे जो कुछ नया करना चाहते थे। फिर उन्होंने एक कार कंपनी बनाई, टेस्ला, और फिर सब कुछ बदल गया। पर यह सिर्फ कार बनाने की कहानी भी नहीं है। ये उस जादू की कहानी है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाया। उन्होंने खुद को एक मसीहा की तरह पेश किया, एक ऐसा आदमी जो दुनिया बदलने आया है, और लोग उन पर यकीन करने लगे। इतना यकीन कि जब भी मस्क कोई नई बात कहते तो मंगल पर कॉलोनी बसाने की बात हो या दिमाग में चिप लगाने की बात हो, लोग अपने पैसे लेकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ते। टेस्ला के शेयर आसमान छूने लगते और मस्क की ताकत भी बढ़ने लगती थी। निवेशक उनके सपनों पर दांव लगाने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वो कुछ बड़ा मिस ना कर दें।
मस्क ने इस डर को, इस उम्मीद को अपना हथियार बना लिया। अब आप सोचिए, जब किसी को इतना पैसा, इतनी शोहरत और इतनी आज़ादी मिल जाए तो क्या वो रुकता है? मस्क ने राजनीति में कदम रख दिया, खुलकर बयान देने लगे और वहीं से शुरू हुआ पतन। उनके बयानों से विवाद होने लगे तो टेस्ला की बिक्री गिरने लगी, भारत में भी और अमेरिका में भी। अब हालात ये है कि टेस्ला बार बार गाड़ियों की कीमतें घटा रहा है ताकि बिक्री बनी रहे, लेकिन हर बार कीमत घटाने से ब्रांड की वैल्यू गिरती जा रही है। टेस्ला के ठिकानों पर एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं साइबर ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया तो कहीं इस टेस्ला शोरूम पर गोलियां बरसाई गई और मोलोटोव कॉकटेल तक फेंके गए। टेस्ला की प्रॉपर्टी, चाहे वो शोरूम हो, गाड़ियों की पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन या आम लोगों की अपनी टेस्ला कारें, लगातार हमले का निशाना बन रही हैं। सवाल यह है कि ये आग सिर्फ गाड़ियों को जला रही है या इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक या सामाजिक कहानी भी छुपी हुई है। कभी वामपंथ की आंखों का तारा रहा टेस्ला आज खुद सवालों के घेरे में है। जी हाँ, सही सुना आपने। एलोन मस्क अमेरिका के नीतीश कुमार हैं। जब बराक ओबामा सत्ता में थे तब एलोन का ओबामा सरकार के साथ दोस्ताना हुआ करता था। तब उनकी सरकार ने टेस्ला को $465 मिलियन की सरकारी मदद दी थी। मकसद था इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम बनाना और मस्क ने ये करके भी दिखाया। टेस्ला ने दुनिया को बताया कि ईवीज भी तेज, स्टाइलिश और भरोसेमंद हो सकती हैं। लेकिन वक्त बदला और मस्क भी बदल गए। अब वही मस्क दक्षिण पंथ का पोस्टर बॉय बन चुके हैं। उन्होंने ट्विटर खरीदा, उसे एक्स बना दिया और वो सारे कंट्रोल हटा दिए जो कभी ट्रंप समर्थकों को खटकते थे। फिर ट्रंप के 2024 कैंपेन को $250 मिलियन देकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब उनकी वफादारी किस ओर है। और शायद यही बदलाव टेस्ला पर होते हमलों का असली कारण बन रहा है। टेस्ला की दुकानों पर पेट्रोल बम, चार्जिंग स्टेशनों पर आगजनी और कारों पर गोलियां, ये सिर्फ मशीनों पर हमला नहीं बल्कि एक सियासी बयान है। मस्क का ये ट्रांसफॉर्मेशन भी सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं था, ये एक वैचारिक कदम था। और अब जब टेस्ला की खिड़कियों पर गोलियों के निशान हैं तो सवाल ये नहीं कि क्यों हुआ, सवाल है किसने बदला मस्क का रास्ता और क्यों। जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने तो व्हाइट हाउस की ड्राइववे किसी कार डीलरशिप जैसी लगने लगी थी। ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्होंने खुद $80,000 की टेस्ला मॉडल एस खरीदने की बात कही। जबकि कुछ साल पहले तक हम देखें तो ईवीज के सबसे बड़े आलोचक ट्रंप हुआ करते थे, लेकिन हमले फिर भी नहीं रुके और मीडिया के सवालों पर टेस्ला ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मस्क ने सेंट टेड क्रूज के पॉडकास्ट में ये जरूर कहा, कम से कम कुछ हमले संगठित हैं और उन्हें अमेरिका के वामपंथी अरबपति फंड कर रहे हैं। अब टेस्ला सिर्फ एक गाड़ी नहीं, एक वैचारिक ध्रुव बन चुकी है। पहले कार्यकाल में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनके होटल और संपत्तियां विरोध का केंद्र बन गई थी, न्यूयॉर्क हो फिर चाहे वो वॉशिंगटन हो। लेकिन अब जब उन्होंने एलन मस्क को सरकारी तंत्र का ठेकेदार बना दिया है तो विरोध का निशाना बन चुकी है टेस्ला। ये कहानी अब केवल एक गाड़ी, एक कंपनी, एक व्यक्ति की नहीं रही है। ये अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों की सत्ता, पूंजी और प्रचार तंत्र की एकजुट कहानी बन चुकी है। एक और एलन मस्क हैं जो अब सिर्फ टेस्ला एक्स और स्पेस एक्स ही नहीं चला रहे बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के मुखिया भी हैं। डॉज ट्रंप सरकार की एक नई संस्था जिसका मकसद है सरकारी विभागों में सफाई करना, यानी खर्चा कम करना और कर्मचारियों की छटनी करना। फॉक्स न्यूज़ पर ब्रेड बेयर के साथ इंटरव्यू में मस्क और उनके डॉज के सहयोगियों ने सफाई दी थी, हम सिर्फ सरकार का खर्चा कम कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये कैसा फायदा है? जब बात टेस्ला पर हो रहे हमलों की आई तो मस्क का लहजा सख्त हो गया। FBI ने इन हमलों पर नकेल कसने के लिए खास टास्क फोर्स बना दी, क्रैक डाउन ऑन वायलेंट टेस्ला अटैक्स। मस्क जो कभी टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रोग्रेसिव आइकन माने जाते थे, अब अमेरिकी सत्ता के सबसे सख्त चेहरे बनकर उभरे हैं। एक ऐसा चेहरा जो निजी कंपनियों और सरकारी तंत्र के बीच लाइन को मिटा रहा है। डॉज के नाम पर जो छटनियां हो रही हैं वो वॉशिंगटन से लेकर मिडवेस्ट के छोटे शहरों तक महसूस की जा रही हैं। सरकारी दफ्तर बंद हो रहे हैं, हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में हुआ और हो रहा है। दक्षिणपंथियों का यही तरीका होता है। हाल ही में एक फेडरल जज ने डॉज और मस्क को अमेरिकी संविधान के कई प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी भी माना है। क्यों? मुद्दा था अमेरिका की विदेशी मदद एजेंसी USAID को बंद करना और हजारों कर्मचारियों की छटनी करना। मस्क का तर्क सीधा है, सरकार में गड़बड़ियां थी, हम उन्हें ठीक कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, अगर डॉज का विरोध करने वाले आलोचक देशद्रोही या आतंकवादी हैं या हर प्रदर्शनकारी प्रोपेगेंडा से भटका हुआ है तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? ये बिल्कुल भारत की तरह है। मोदी का विरोध करने वाले, उनकी सरकार की आलोचना करने वाले देशद्रोही हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने को कह दिया जाता है। जैसे यहाँ ED है वहाँ FBI है। टेस्ला पर हुए हमलों की जांच करने के नाम पर पूरी FBI टास्क फोर्स खड़ी कर दी गई है।
अब वो कल किसके पीछे जाएगी? प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों के पीछे, सरकारी छटनी से नाराज कर्मचारियों के पीछे, या फिर बस उस आम नागरिक के जिसे अब अपनी ही गाड़ी पर सॉरी आई डिडंट नो एलन वाज क्रेजी का स्टिकर लगाना पड़ रहा है? जब आलोचना को प्रोपेगेंडा कहा जाने लगे और विरोध को आतंकवाद, तो सत्ता अपनी परछाई से डरने लगती है। डॉज नाम की सरकारी संस्था अब अमेरिका को एफिशिएंट नहीं बल्कि ओबीडियंट बनाने में लगी है। एलन मस्क, जो कभी तकनीक का मसीहा माने जाते थे, अब सत्ता का सेनापति बन गए हैं। अमेरिका ने भारत पर भी 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ऐसे में भारत सरकार को भी मस्क की स्टारलिंक का भारत में आना रोक देना चाहिए था। जैसे अमेरिका ने जब चीन पर टैरिफ बढ़ाया तो जवाब में चीन ने भी टैरिफ बढ़ा दिया। जब अमेरिका रात 1:30 बजे भारत पर टैरिफ लगा रहा था, तब हमारे संसद में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही थी। बीजेपी देश के मुस्लिमों के हित में काम कर रही थी। बीते रामनवमी भी ऐसे कई मंजर देखे गए जब मुस्लिम हित में इन समर्थकों ने भगवा लहरा दिया। खैर, अमेरिका में वही हो रहा है जो भारत में हो चुका है। बीएसएनएल के कर्मचारियों की छटनी की गई थी। डॉज के हजारों कर्मचारियों की बिना किसी सुनवाई के उनको नौकरी से निकाल दिया गया और विरोध लाजमी था। इस विरोध पर वहां का मीडिया भी वैसा ही है जैसा भारत का है। टेस्ला डीलरशिप पर पत्थर फेंका गया तो मीडिया ने लिखा लेफ्ट विंग टेररिज्म। एक महिला ने बस ट्वीट किया दिस इज नॉट द अमेरिका आई ग्रू अप इन, और इससे ईडी का, माफ कीजिए, एफबीआई का नोटिस मिल गया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में तय हो रहा है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन पत्रकार है, कौन एजेंडा वाहक। भारत और अमेरिका में सत्ता और पूंजी एक साथ खड़े हैं। अरबपति अपने नाम पर बनाए प्रोडक्ट्स को देश की अस्मिता बना चुके हैं, चाहे वो टेस्ला हो या जियो। सवाल यह है, अगर सत्ता और पूंजी एक साथ खड़े हो जाएं तो क्या न्याय, सच्चाई और विरोध की जगह बचती है, या फिर हर व्यक्ति जो मैं सहमत नहीं हूं कहता है उसकी पहचान भी साइबर ट्रक की टूटी खिड़की की तरह किसी बुलडोजर से शोर मचाकर तोड़ दी जाएगी? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।